जैन दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ध्रुव बैच की ज्योग्राफी की ये यूपी स्पेशल की कुछ आखिरी क्लासों में से एक है। मुझे लगता है 1 से 2 क्लासेस हमें लगेंगी यूपी स्पेशल करने के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूपी स्पेशल का अगर सिलेबस, ठीक है, आपको एक बार सिलेबस दिखाता हूँ यूपी स्पेशल का। तो ये आप देखेंगे अगर, तो हम लोग ने इस बात को ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन किया है हालांकि, और मैं जब भी कोई भी क्लास आप लोग से डिस्कशन करता हूं तो मैं एक बार आपको सिलेबस जरूर यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आपको उत्तर प्रदेश भूगोल का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, जिसमें मानव और प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खाद्य और खनिज, सिंचाई के स्रोत, इस पे आपको विशेष मेनली ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का ही एक हिस्सा है, सीधी बात है। तो अगर आपको भारत के जलवायु के बारे में, भारत के मानव और प्राकृतिक संसाधन के बारे में, भारत में उपलब्ध मिट्टियों के बारे में, वन, वन्य जीव, खान और खनिज संसाधन और सिंचाई के स्रोत के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट फील नहीं होंगे। बस आपको क्या करना है, जो आपके पास भारत की जानकारी है उसमें आपको कुछ यूपी स्पेसिफिक ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, बस कुल मिलाकर के जो बात है, जो आपको यहाँ पर मेजर काम ये करना है ना। अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बात हूँ, अभी हम लोग कंटेंट देखेंगे यूपी स्पेशल, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप करवा दूंगा और यूपी स्पेशल करवाऊंगा नहीं। हम लोग इसको देखेंगे प्रॉपर कि यूपी स्पेशल में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग प्रॉपर समझेंगे। लेकिन आपको करना है कि आपको भारत स्पेसिफिक जो आपके पास जानकारी है, भारत की जो जानकारी है, उसमें आपको यूपी स्पेशल ऐड करना है। देखिए, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पर ये चीज कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड आता है। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे अनएक्सपेक्टेड आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लाइट की दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। तो देखिए, ये जैसे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित करें। ये पीसीएस 2020 में जीएस पेपर 1 में पूछा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप गए एग्जाम में, जैसे 2020 में मैंने भी लिखा था और 2020 वाले में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। मैंने आपसे पहले ये बार मैं बार बार बता चुका हूं कि यूपी स्पेसिफिक मैंने एग्जाम के बाद देखा कि यूपी का सिलेबस अलग है थोड़ा सा। ये मेंस के बाद जब घर पे आया, और मेंस के बाद भी नहीं देखा था। मैंने आपसे ये बात पहले कही थी कि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है, यूपीएससी के इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है तुरंत। तो वहां पर बहुत सारे लोग मिले थे, बहुत सारे लोग मिले थे। तो एक एसडीएम है इस बार के, तनवीर सर है ना, तनवीर अहमद नाम है, तो वो मिले। तो उनसे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि यूपी का, मैंने कहा सर आपके जीएस में तो, उनके आए थे जीएस में शायद हाईएस्ट थे या सेकंड हाईएस्ट है कुछ, 450 के आसपास उनके जीएस में स्कोर आए थे। ठीक है, यूपी पीसीएस में। तो मैंने कहा सर जीएस में तो बहुत आपने स्कोर किया, मेरा तो जीएस बहुत अच्छा है और मैं आंसर राइटिंग काफी मेहनत से करता हूँ जीएस में, लेकिन यूपी में मेरे जीएस में उतने स्कोर नहीं आए। तो उन्होंने कहा यूपी में नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यूपी का स्पेशल जो अलग सिलेबस है वो आपने पढ़ के गए थे। मैंने कहा सर अलग भी सिलेबस होता है, मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। मुझे लगा कि भाई मेंस होता है और मेंस का सिलेबस सेम टू सेम, मैंने ऐसा सुनी सुनाई बातें सुनी थी कि मेंस का सिलेबस एकदम यूपी का सेम टू सेम होता है। तो फिर मैंने उस दिन आके देखा तो मैंने देखा यार बहुत सारे सिलेबस के पॉइंट अलग अलग है, और जो पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन वो अलग वाले पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है भाई। तब मुझे समझ आया कि जीएस में मेरा स्कोर रिलेटिवली कम क्यों रह गया, जबकि यूपीएससी मेरा जीएस में स्कोर अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए आप। यहां पर मेजर जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने ये है, जैसे आपको दिख रहा होगा। अब मैंने क्या किया, तो मैं आपको एक जनरल अप्रोच बता रहा हूं कि अगर आपका मान लीजिए बहुत अच्छे से नहीं तैयार है ना, आपने यूपी स्पेसिफिक बहुत अच्छे से नहीं तैयार किया और आप मेंस लिखने गए, तो आपको एक जनरल अप्रोच थोड़ा सा फील लीजिए। जैसे ही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तन को रेखांकित कीजिए। अब मान लीजिए आप इंडिया लेवल पे पढ़े हैं, आप भारत के लेवल पे पढ़े हैं, ठीक है, और जैसे अब ये क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया होगा दिमाग में, आपने इंडिया लेवल पे पढ़ा होगा और ये ग्राफ जरूर आपने देखा होगा। अगर ये मैं समय बना दूं और ये समय में मैं 2020 यहां पर लिख दूं, ठीक है, और यहां पर मैं आजादी लिख दूं, आजादी का समय कौन सा था, 1950। ठीक है, आजादी का समय 1950 था। तो आपको पता होगा कि जो मेजर
हमारे आजादी के समय, आजादी के बाद जो हमारी कृषि होती थी, मेजर सतही जल का यूज करती थी, मेजर सतही जल, नदियों के जल, ठीक है। और उस समय जो आप देखोगे नलकूप और ये सब सिंचाई थी वो बहुत कम होती थी। यहाँ पर सिंचाई के मैं वो लिख रहा हूँ परिमाण, या सिंचित भूमि, सिंचित भूमि में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस बात को समझिएगा, सिंचित भूमि में लिख दे रहा हूँ। तो वो था। फिर धीरे धीरे नलकूप, जब हरित क्रांति आता है, ये 1960-70 का दौर आता है, तो नलकूप सिंचाई का सीधे सीधे जो शेयर है वो इंक्रीज होने लगा और सतही सिंचाई का शेयर डिक्रीज होने लगा। और अभी ये कुछ ऐसा चल रहा है कि नलकूप जो सिंचाई है वो बहुत ज्यादा हो गई और ये सतही सिंचाई कम हो गई। तो जब भारत के लेवल, इस बात को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, जब भारत के लेवल पे ऐसा हो रहा है और हरित क्रांति का क्षेत्र यूपी का ईस्ट वेस्ट क्षेत्र है, तो सीधी बात है यूपी में भी यही काम हो रहा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैंने ये मैप बनाया, वो बात लिखी। फिर करंट में अब समझिएगा क्रमशः हो रहा है परिवर्तन पूछा है। तो पहला परिवर्तन मैंने ये बता दिया कि सतही जल से नलकूप और भौम जल का प्रयोग बढ़ा है, पहला परिवर्तन। समझ रहे बात, समझिए, मैंने एग्जाम में ये लिखा, यूपी में लिख दिया कि यूपी में ऐसा हुआ है। बस प्रॉब्लम क्या है मेरे सामने कि मुझे कोई स्पेसिफिक फैक्ट नहीं पता था कि करंट में यूपी में कितने प्रतिशत नलकूप सिंचाई हो रही है, करंट में यूपी में कितने प्रतिशत नहरी सिंचाई हो रही है। तो आपको ऐड क्या करना है, आपको यही वाले स्पेसिफिक फैक्ट यहां पर ऐड कर देना है। तो आपका आंसर एकदम यूपी स्पेसिफिक, और आपको उस आंसर में 2 नंबर 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात समझिएगा, तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि इंडिया के लेवल पे पता था, मैंने यूपी के लेवल पे लिख दिया। मैंने जो दूसरा पॉइंट ये लिखा कि भैया करंट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, माइक्रो इरिगेशन पे जोर दे रही है, ठीक है। जो हमारी वर्तमान सरकार है ना, तो जो हमारी इसको मैं यहीं पे रहने दे रहा हूं, ठीक है। तो जो हमारी वर्तमान सरकार है वो क्या कर रही है, वो आपका माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रही है। तो मैंने दूसरा पॉइंट ये लिख दिया कि यूपी में भी भौम जल के प्रयोग के साथ साथ वर्तमान में स्प्रिंकलर, ड्रिप इत्यादि सिंचाई का प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उत्तर प्रदेश एक प्रमुख लाभान्वित क्षेत्र रहा है। तो बात समझ में आई कि क्रमशः हो रहे परिवर्तन मैंने इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज से यहां पर आंसर कर दिया। आपको भी यही करना है। तो पहला जो अप्रोच है यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब भी हम यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला अप्रोच क्या करेंगे, जो मैंने यहां पर आपको बताई, मैं इसको मिटा देता हूं, बोर्ड पे ही लिखते ज्यादा अच्छा, ठीक है। जो दूसरी बात ध्यान रखनी है, जब आपको यूपी स्पेसिफिक आंसर लिखना है, इस बात को समझिएगा, तो यूपी का मैप जरूर बनेगा आपके आंसर में, ठीक है। यूपी का मैप जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। अब मैप क्या है कि आप लोग बहुत डिटेल में ऐसा, ये ऐसे गया है, इधर ये निकला है, ऐसे है ना, ये पूरा ऐसे, यहां से थोड़ा सा कट है, यहां से नहीं नहीं ऐसे है, ये इतना ऐसा कुछ मैप, इतना मत दिमाग एग्जाम में लगेगा। एग्जाम में केवल दिखना चाहिए, फील आनी चाहिए एग्जामिनर को कि ये यूपी है। तो जीएस पेपर 1 में भूगोल के क्वेश्चन में, इवन जीएस पेपर 3 में भी अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन आता है, जब जैसे अभी आएगा कुछ समय बाद, हम लोग जीएस पेपर 3 भी डिस्कशन करेंगे, तो आपको मैप्स जरूर बनाने हैं। तो दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज में या इंडिया के लेवल पे जो नॉलेज है उसमें यूपी स्पेसिफिक फैक्ट ऐड कर देने से आपका आंसर आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको दूसरा नंबर मैंने बताया, दूसरा नंबर क्या बताया कि भैया मैप जरूर बनाना है आपको एग्जाम में। और मैप कैसा रहेगा, सिंपल सा ये वाला मैप रहेगा, सिंपल सा, ये यूपी, ये हमारा यूपी है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऐसा, मतलब ये बहुत ज्यादा है ना, ठीक है। बस ये दिखना चाहिए कि भैया यहाँ पे सोनभद्र जिला है, ऐसा, ठीक, ये हमारा यूपी का मैप बनेगा, सिंपल सा। जब इस मैप को बनाएंगे और कोई भी जानकारी, इस मैप केवल ऐसे मैप बना के नहीं छोड़ देना एग्जाम में। एग्जाम में मैप का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपको इस मैप के माध्यम से फैक्ट्स या जानकारी शो करनी पड़ती है। जानकारी जैसे मान लो मुझे यूपी के जलवायु के बारे में डिस्कशन करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूपी के जलवायु के बारे में डिस्कशन करना है, तो ऐसा मैप बना के मैं क्या बताऊंगा, इधर से इधर, इधर से इधर जाने पर वर्षा घट रही है, वर्षा घटती हुई। तो ये मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है कि जिधर घट रही है उधर पतला और जिधर बढ़ रही है उधर मोटा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे एरो बनेगा कि वर्षा वेस्ट यूपी से ईस्ट यूपी जाने पर बढ़ रही है, ठीक, समझ में आया। नीचे से ऊपर जाने पर वर्षा यहां पर बढ़ रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर वर्षा बढ़ रही है।
तो आप मैप में कोई फैक्ट या डाटा शो करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं संस्कृति का, हालांकि मुझे संस्कृति यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना है, निशांत सरी कला एवं संस्कृति डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक जो लोक कथाओं का वर्णन कीजिए, मान लिया ऐसा लोक गीतों का वर्णन कीजिए। तो आप मैप बनाएंगे और मैप में दिखाएंगे कि ब्रिज क्षेत्र है, ठीक है, ब्रिज क्षेत्र कहां पे होगा, यहाँ पर ब्रिज क्षेत्र में चरकुला है ना, जो भी आपको याद, मेरी बात समझिएगा, जो भी आपको याद है, ईस्टर्न यूपी में क्या है, सोनभद्र जिले में कौन सा गीत होता है, कजरी कहां पर होता है, वो सब आपको मैप में बताना है। तो मैप में क्या होना चाहिए, मैप में एक फैक्ट या एक डाटा या एक आपको जानकारी शो करनी बहुत आवश्यक है, जिससे आपका अप्रोच पता चल जाए। यूपी के जलवायु के बारे में अगर पूछा है और मैंने ऐसा मैप बना दिया तो एग्जामिनर को दिख गया कि हाँ भैया इसको यूपी के जलवायु के बारे में समझ है। यूपी के मृदाओं के बारे में मान लो पूछ रहा है, अभी अभी हम लोग सब चीजें देखेंगे, एक बार शॉर्ट में हम लोग सारी चीजें देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर, घबराइए मत। मैंने दो क्वेश्चन, मैंने यूपी स्पेशल के दो क्वेश्चन मैंने विद इन वर्ड लिमिट लिख के आपके सामने लाया हूं, ठीक है, तो मैं वो भी आपको यहाँ पर शो करूंगा। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पीडीएफ शेयर करने को बार बार आप परेशान हो जाते हैं, जैसे क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि पीडीएफ हम लोग नहीं शेयर कर पाते हैं समझ के भी, हमें पता होता है कि पीडीएफ शेयर करनी है, आप लोग की डिमांड रहती है। इससे बेटर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन शॉर्ट में करते रहिए, क्योंकि इस वजह से भी नहीं शेयर करता हूं कि वो, पहली बात तो थोड़ा कॉपीराइटेड है, हम लोग का मटेरियल है, और क्या होता है कि ऐसे शिकायतें आई हैं कि ग्रुप में काफी चीजें शेयर की जा रही हैं, कुछ जगह वीडियोस की लिंक भी बांटी जा रही हैं, तो इस वजह से भी हम लोग को थोड़ी कड़ाई करनी पड़ रही है। तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि देखिए, इसी बात से मैं एक रिक्वेस्ट भी आप लोग से करूंगा कि देखिए, इस कोर्स की कॉस्ट इसीलिए बहुत कम रखी गई, ठीक है, कि कोई भी अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या यूपीपीसीएस एस्पिरेंट है, सीरियस है, इतनी मिनिमम कॉस्ट में आपको कहीं ऐसा कोर्स नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो आपके दोस्त आपसे मांग रहे हैं वीडियोस, आपको देखिए, अगर मैं भी रहता आपकी जगह तो मैं भी एक बार, मेरे अंदर भी मन आता है कि चलो यार, मैं तो ज्वाइन किया हूं, दे देता हूँ, लिंक ही तो शेयर करना है। लेकिन आप थोड़ा सा एक बार एज अ इंस्टीट्यूशन हमारे बारे में भी एक बार सोचिएगा, बस देने से पहले, वो आपकी मर्जी, आपको देना है, आपको बांटना है, तो मैं देखिए, सबकी हम लोग चेकिंग तो लगा नहीं सकते, हम लोग यही कर सकते हैं कि जब अगली बार बैच लगाएंगे तो बैच की कॉस्ट बढ़ाएंगे या फिर कुछ ऐप पे पैसा डेवलप करेंगे कि ऐसी चीजें न शेयर हो, क्योंकि हम लोग का इससे फाइनेंशियल लॉस तो है बहुत बड़ा, क्योंकि जैसे व्यू होता है यूट्यूब पे तो वहां पे पता चलता है कि अनलिस्टेड वीडियो में एडमिशन हुए हैं 30 और व्यूज जा रहे हैं 300, इसका मतलब क्या है, तो डेटा से हम लोग को भी पता चलता है। लेकिन मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने सहपाठी से ये भी बोल के जरूर आप लोग देखिएगा कि सर, इतनी कम कॉस्ट में पहले ही पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर कि कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सर से कांटेक्ट कर लो। अगर तुमको फाइनेंशियल बहुत बड़ी दिक्कत है कि 2500 रुपए इसकी फीस है, समय समय पे डिस्काउंट भी हम लोग देते रहते हैं, नहीं दे पाओगे तो आप एक बार सर से कांटेक्ट कर लो, सर उसमें भी हेल्प कर देंगे। तो जब हम अभी एग्जाम दिए भी नहीं है और हम बनने की कोशिश कर रहे हैं आईएएस पीसीएस, और हम ये छोटी छोटी अगर चिंदी चोरी से बच जाए, तो मेरा आपसे बस एक सजेशन है, एक फैमिली मेंबर के तौर पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन चीजों से बचिएगा। बाकी मुझे पता है कि जो लोग समझदार हैं उनको रिक्वेस्ट की ही जरूरत नहीं है, वो लोग फैमिली मेंबर जो लोग मानते हैं वो लोग को रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। कुछ उदंड ही तत्व है जो चाहते हैं कि भैया ऐसा, ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया है ध्रुव बैच का या फिर प्री टाइम बैच का, वो चीजें अपने सही समय पे सही तरीके से न लागू हो पाए, तो इस वजह से कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, तो मैं कर रहा हूं। तो मान लो, है ना, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है जो अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा, कुल मिलाकर के ये बात मुझे बतानी थी। तो मान लो आपको मृदाओं के बारे में बताना है, यूपी की मृदाओं के बारे में, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे मैप ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर भाबर और तराई का रीजन है, यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है, यहाँ पर माट भाट जैसी मृदाएं पाई जाती हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से शो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यूपी के जलवायु प्रदेशों के बारे में पूछ रहा है, कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ यूपी, जो कि मुझे अंदर से फील आ रहा है कि हो सकता है इस बार पूछ दे। तो 9 जलवायु प्रदेश में से एटलीस्ट आपको 2-4 यहां पर दिखाने पड़ेंगे कि पश्चिमी जलवायु प्रदेश, मध्य गंगा जलवायु प्रदेश, ये आपको मेरे हिसाब से कुछ मैप्स में जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट बना पाना तो संभव नहीं होता है। 9 जलवायु प्रदेश हैं, इतने छोटे मैप में आप 9 पूरा प्लॉट कर पाओ तो अपने आप में एक टफ टास्क है। फिर भी आपको दिखाने चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कुछ जलवायु प्रदेश, नीचे
मैप का क्या करना है आपको, नेमिंग भी करना है। तो मैप का कॉन्सेप्ट समझा है कि मैप में डेटा होना चाहिए प्लस मैप की नेमिंग होनी चाहिए, और यूपी स्पेशल वाले क्वेश्चन में मैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में होगा। अब हम लोग लाइन से यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को टच करते हैं और इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, समय सीमा के अंदर, है ना। बेसिक जो आप लोग से डिस्कशन करना था। और एक चीज आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा आप लोग का चल रही है क्लासेस, सारी क्लासेस समय पे मिल रही है। एक आध दिन देखिए हम लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं एकदम जबरदस्ती हम लोग कभी डिले ही नहीं करते, एक आध दिन डिले हो जाता है वीडियो बनने में, अपलोड होने में, कभी नेट गड़बड़ है ना, कभी कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए। देखिए अभी कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, खूब आवाज यहाँ पे शोर आ रही है, तो मैं इस बात को समझ पाता हूं, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए जैसा आप लोग बनाते रहते हैं, ठीक है। और बताया करिए कि सर ये इश्यूज है, तो हम लोग कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने की। अब देखो मैं ये सब बेसिक आप लोग से डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सीधे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा, क्या समस्याएं क्या है। तो देखो पहली बात जो ये है, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है। जैसे ये सीधे एक क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पर लिखा है ना, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो इससे एक प्रश्न बनता है, हम लोग पहले सीधे प्रश्न देख लेते हैं। ये है जो पीसीएस 2020 में आया भी है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी देखो, जो मैं पहला आपको अप्रोच बता रहा था, थोड़ा ये क्वेश्चन भी देखो, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए, ठीक है। भाबर और तराई रीजन की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भाबर एंड तराई रीजन, ठीक है। और बोला कि डिवाइड यूपी इन मेन या इंपॉर्टेंट फिजिकल रीजन। तो ये प्रश्न की डिमांड है, ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने बोल दिया प्रश्न, है ना। तो ये मेन प्रश्न की डिमांड। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भारत की जानकारी है तो आप यूपी का आराम से लगा सकते हैं, यूपी को आराम से कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, आप एक मैप जरूर बनाएंगे और मैप में दिखाएंगे, है ना। तो मान लो ये यूपी है, मान लेना ये यूपी है, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे कि ये भैया गंगा का मैदान है, गंगा मैदान, है ना, या मैदान का क्षेत्र, ये बताएंगे। यहाँ पर आप दिखाएंगे कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, या दक्षिण का पठारी प्रदेश है। यहाँ पे दिखाएंगे सोनभद्र, है ना, या क्या है, दक्षिण का पठारी प्रदेश, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। तो ये आपका बेसिकली जब आप मैप बनाएंगे तो ये बात आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद अब प्रमुख भौगोलिक प्रदेश में आपने विभाजित किया। देखो ये मैं एक इंडियन लैंग्वेज से बता रहा हूं, मैं इंडियन लैंग्वेज से मेरे कहने का ये मतलब है, अभी मैं ये मानते हुए बता रहा हूं कि आपको यूपी स्पेसिफिक की जानकारी नहीं थी, मैं ये मानते हुए प्रश्न भी डिस्कशन कर रहा हूं। जब यूपी स्पेसिफिक जानकारी होगी तब तो हम लोग डिस्कशन कर ही देंगे यार, कौन सा मतलब टफ चीज है, तब तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। अब बोला है भाबर और तराई रीजन की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बताइए प्री में और मेंस में यूपीएससी की भी हम लोग तैयारी करते हैं, तो भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं, कि भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, वहां पे नदियां नीचे चली जाती हैं इन कंकड़ों के कारण, तो वहां पर नदी नहीं दिखाई पड़ती है, नदियां विलुप्त हो जाती हैं। जबकि तराई क्षेत्र में पुनः नदियां ऊपर आती हैं और वो क्षेत्र दलदली हो जाता है। तो वहां की कुछ वनस्पतियों विशेषताओं में क्या डिस्कशन करेंगे भाई, कि वनस्पतियां कैसी पाई जाती हैं, वहां पे कृषि योग्य भूमि है कि नहीं, मृदा कौन सी पाई जाती है, वनस्पति, जलवायु कैसा उस क्षेत्र का है, शुष्क है, आर्द्र है ना। तो ये सभी तो डिस्कशन करेंगे। तो आपका आंसर अपने आप में बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपने मैप भी बना दिया, आपने जानकारी ली। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से आराम से अटेम्प्ट कर दिया था, तो यार पीसीएस का ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसी क्वेश्चन में सीधे यहीं से स्टार्ट करता हूँ, सीधे यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, मेन बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है। तो यहां से मैं सीधे सीधे यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। तो आप चाहे तो इंट्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है। उत्तर प्रदेश क्या है, गंगा के विशाल मैदानों का भाग है, लेकिन यह केवल इसी में सीमित नहीं है। या फिर आप ये, या तो आप ये कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के चारों ओर क्या क्या विद्यमान है, आप इस बात को डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे लिखा है क्या है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का विशाल भूभाग है, उत्तर में शिवालिक श्रेणी, दक्षिण में विंध्याचल श्रेणियां है, पश्चिमी तथा पूर्वी सीमा पर क्रमशः यमुना तथा गंडक नदियां बहती हैं, मध्य भाग में गंगा उसकी सहायक नदियों का संजाल प्रभावित होता है, ठीक है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश को निम्न भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। तो आप या तो यही लिख दीजिए, ये इंट्रोडक्शन अच्छा है, या फिर आप ये सब कट कर सकते हैं, क्योंकि आप पास वर्ड लिमिट सीमित होती है, तो आप ये सब यहां पर कट कर सकते हैं। प्राचीन गोंडवाना लैंड का विशाल भूभाग है, सीधे सीधे लिखिए उत्तर प्रदेश अपनी उत्तरी भाग में शिवालिक श्रेणी, दक्षिणी भाग में विंध्याचल श्रेणी से घिरा हुआ है, ठीक है। पश्चिमी भाग
में यमुना, जबकि पूर्वी भाग में गंडक नदियां इसकी सीमा बनाती है। और इसी आधार पर, है ना, इसी आधार पर हम उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। सिंपल सी बात है, आप सिंपल ये इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, इसको काट छाट के छोटा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से, या फिर आप, अगर आपका समय कम है या में, तो सीधे लिख दीजिए, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, सीधी बात है ना। तो पहला क्या है, देखो यहां पर मैंने कहा था ना, मैप आपको बनाना है। तो क्या है, पहला रीजन है भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, पहला रीजन यही है, भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा रीजन है गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, और तीसरा रीजन है दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो ये बात आपको सीधे सीधे डिस्कशन करना है कि भैया भाबर एवं तराई, इसके नीचे गंगा के मैदान, और इसके नीचे पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। इधर कुछ कह रहा है अर्धशुष्क क्षेत्र भी एक तो है, इसको मत लिखिए अभी इसको जानने दीजिए, किनारे कर दीजिए, आखिरी में एक पॉइंट लिख दीजिएगा। लेकिन मेजर रीजन क्या है, भाबर एवं तराई, गंगा का मैदान, है ना, और पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, तो ये बात आपको फील आ जानी चाहिए कि भैया हमें मैप में दिखाना है। अब मैप ऐसा तो आप बनाने से रहे, ठीक है, इस तरह से तो आप मैप एग्जाम में बना नहीं पाएंगे, तो वही जैसा मैप आपको बता रहा हूं वैसा आपको कर रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसकी विशेषताएं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा, जैसे आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये है। अब देखो, जब जब आपको लिखना है ना, अब आपको कहना है ना कि विभिन्न भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए। प्रश्न का पहला हिस्सा था, ठीक है, प्रश्न का पहला हिस्सा क्या था, पहले तो भौतिक क्षेत्रों में विभाजन। ठीक है, भौतिक क्षेत्रों में विभाजन, पहला हिस्सा तो ये था, विभाजन करना है। ठीक, फिर दूसरा था, इसमें आपको भाबर एवं तराई क्षेत्र की विशेषताओं को बताना है। ठीक है, भाबर एवं तराई क्षेत्र की विशेषताओं को बताना है। अब देखो, विभाजन करने को केवल बोल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा आप विशेषताएं लिखने नहीं बैठ जाएंगे, इस बात को समझिए, बहुत ज्यादा विशेषताएं लिखने आप नहीं बैठ जाएंगे। आप केवल और केवल, जब बोला है केवल विभाजन करो ना, नहीं तो यही लिखता कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न भौतिक क्षेत्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न को समझिए थोड़ा सा, प्रश्न में ये कहीं नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न की डिमांड है पहले तो भौतिक क्षेत्र में विभाजन कर दो, है ना, और विभाजन करके उसका एक भौतिक क्षेत्र कौन सा है, भाबर एवं तराई क्षेत्र, इसकी विशेषताओं को बता दो, इसकी विशेषताओं को बता दो। तो जब आप पहला पार्ट लिखेंगे, तो पहला पार्ट में आपने बताया, तो आपको विभाजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी क्षेत्र का विभाजन करते हैं, मान लो मैं कहूं ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसका विभाजन कर दो, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे विभाजन मान लो आपने किया, तो आप बताएंगे ना कि पहला क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, दूसरा क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, तीसरा क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है। यही तो बताएंगे, विभाजन का यही मतलब है कि उसकी लगेंगे विशेषताएं बताने, कि पहले क्षेत्र में दो ठो लाल बिंदु मिलते हैं, दूसरे क्षेत्र में दो ठो क्रॉस मिलता है, तीसरे क्षेत्र में ये सब मिलता है, ये तो बताएंगे नहीं। आप सिंपल सी बात है, सीमाएं बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब विभाजन करेंगे भौतिक क्षेत्रों में, तो आप लिखेंगे भाबर एवं तराई क्षेत्र, आप बताएंगे गंगा एवं जमुना के मैदान क्षेत्र, आप बताएंगे दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश। तो कुल मिलाकर उसमें आपको क्या लिखना है, केवल पहली तो उनकी सीमा रेखाएं कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो जैसे सहारनपुर से ये कुशीनगर तक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है, केवल इतना बना के अपने आपको सीमित रख लेना है। अगर आपको सीमा रेखा याद है, कितनी इसकी चौड़ाई है, इतनी पतलाई है, ये नदी इसमें से बहती है, तो केवल उतने पे सीमित रखना है, न कि मृदा, जलवायु इत्यादि के बारे में वहां पे चर्चा करनी है। पहला कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखिए, विभाजन में सीमित उत्तर ही लिखना है, हमें मैप बना के विभाजन दिखाना है। दूसरी बात है, हमें विशेषताएं, कि भाबर एवं तराई क्षेत्र की विशेषताएं बताओ। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र की विशेषताओं के लिए यहां पर आपको थोड़ा डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा। यहां पर आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि यहां पर किस तरह की स्थलाकृति मिलती है। ठीक है, पहली तो स्थलाकृति पर चर्चा करनी है, पहला। दूसरा पॉइंट आपको चर्चा करना है, आपको मृदा, वनस्पति, है ना, और तीसरी बात आपको चर्चा करनी है जलवायु, जलवायु और विशेषताओं में अगर हो पाए तो चौथा, किसी पर्यावरणीय समस्या का उल्लेख, किसी समस्या, मुख्यतः पर्यावरणीय समस्या का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो ये अगर हमारा किसी फिजिकल रीजन की विशेषताएं पूछे,
तो ये मेजर आपके दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए, एग्जाम के समय आपके दिमाग में ये पॉइंट्स आने चाहिए। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, उसके बाद एक टिप्स और मेरे दिमाग में है जो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट बता रहा है भाबर का तराई, है ना, भाबर का क्या लिखा है, भाबर एवं तराई प्रदेश, ठीक है। पहला पॉइंट यही है, भाबर एवं तराई प्रदेश। तो इसमें आप विशेषताएं क्या मतलब आप पहले तो विभाजन कर रहे हो ना, तो विभाजन में आप क्या बताओगे भाबर एवं तराई प्रदेश में, सहारनपुर से लेकर देवरिया एवं कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। सिंपल सी बात है, केवल ये लिखोगे, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जैसे अब ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, ये सब नहीं बताना भाई, कंकड़ पत्थरों से निर्मित है तो ये हो जाएगी विशेषता। आपने मृदा के बारे में बता दिया कि यहाँ की जो मृदा है बेसिकली कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित है, इतना आपको नहीं। क्या आपको लिखना है, पश्चिम में क्षेत्र 34 किलोमीटर चौड़ा, पूर्व की ओर यह संकरा होता जाता है। तो पश्चिम में चौड़ा से पूर्व की ओर संकरा होता जाता है। बगल में आप चाहते हो ये डायग्राम बना सकते हो कि यहाँ पर 34 किलोमीटर है और इधर जाके काफी सकरा क्षेत्र मिलता है कुशीनगर के आसपास। तो ये बेसिकली आपके 2 पॉइंट होंगे। अब ये सब नहीं बताना है, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी निर्मित स्थलाकृति बनती है, नहीं, ये सब नहीं, क्योंकि ये हो जाएंगी विशेषताएं, ठीक है। तो विभाजन वाले पॉइंट में केवल 2 पॉइंट लिख के आगे बढ़ो, ठीक है। तो पहले हम लोग भाबर एवं तराई साथ साथ में देखते चलते हैं। जब विशेषताएं लिखेंगे तो विशेषता में कौन सा पॉइंट लिखेंगे कि कंकड़ पत्थरों से निर्मित शिवालिक पहाड़ियों से ढका क्षेत्र है, ठीक है। कंकड़ पत्थरों से निर्मित शिवालिक पहाड़ियों से ढका क्षेत्र है। फिर भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां मिलती हैं, ठीक है, नदी द्वारा स्थलाकृतियां मिलती हैं। यह क्षेत्र जो भाबर क्षेत्र है वहां पे कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होते हैं, तो नदियां अंदर समा जाती हैं, जिससे नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। इस तरह पॉइंट लिखेंगे तो भाबर क्षेत्र में। फिर तराई क्षेत्र में क्या लिखेंगे, या भाबर के दक्षिण में है, दलदली और गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है, महीन अवसादों से निर्मित है। क्यों, क्योंकि यहां पर नदियां ऊपर आती हैं, यहां पर नदियां जो विलुप्त हो गई थी भाबर क्षेत्र में वहां से ऊपर आती हैं। इस बात को आप बताएंगे, है ना। और फिर ये बता देंगे कि जंगली और ऊंची घासों से ढका हुआ ये क्षेत्र, मैंने कहा था वनस्पतियों के बारे में बताना है, ठीक है ना, वनस्पतियों से बताना है। और ये आपको बताना है ना। और फिर आप क्या बताएंगे भाई, कुछ समस्याएं, ठीक है, कुछ समस्याएं। तो समस्या क्या है कि भूमि सुधार कार्य हो रहे हैं भैया, वहां पे फसल बोई जा रही है, ये सब किया जा रहा है, तो इसकी चौड़ाई कम हो गई है और यहाँ पर गन्ना गेहूं और धान की फसलें खेती की जा रही है। जबकि भाबर क्षेत्र में आप लिख देंगे कि वहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। एक बार मैं समाप्त कर दे रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में क्लियर हो। हालांकि मैं आपसे यही कहता हूं कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और तुरंत तुरंत ऐसे नोट डाउन करने की कोशिश किया करिए। जो चीज यहाँ पे बोली जाती है तुरंत टू द पॉइंट उसको नोट डाउन कोशिश किया करिए। तो आप क्या बताएंगे, देखो मैं इस क्वेश्चन को एक बार सही से बता दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन में आप उत्तर प्रदेश की सीमा रेखाओं का उल्लेख कर देंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं, इसके उत्तर में शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, दक्षिण में विंध्य, शिवालिक विंध्य, जबकि गंडक एवं यमुना नदी से यह घिरा हुआ है। और इसी आधार पर इसे निम्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो पहला क्या बताएंगे, भाबर एवं तराई। फिर दूसरा गंगा यमुना के मैदान, और तीसरा मतलब दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश। अब यहां पर आपको क्या बताना है, यहां पर केवल और केवल सीमाएं उल्लेख करनी है, ठीक है। और कुछ जिले कि कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, कुछ जिले, ठीक, यहां पर भी इसकी सीमाएं प्लस कुछ जिले। तो इसी में आंसर हमारा, देखिए आंसर चल रहा है कुछ जिले, यहां पर भी सीमाएं और कुछ जिले, और कुछ नहीं यहां पर लिखना है, ठीक, कुछ और लिखना नहीं है। फिर आप बताएंगे सेकंड पार्ट, प्रश्न का सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा भाबर एवं तराई क्षेत्र की विशेषताएं। तो पहला यहां पर भाबर क्षेत्र, तो पहले तो ओवरऑल बता देंगे। ओवरऑल क्या बता देंगे, यह क्या है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना हुआ है यह क्षेत्र, ठीक है। या शिवालिक की नदियां इसी क्षेत्र में सबसे पहले उतरती हैं मैदानों में आने से पहले, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर लिख देंगे भाबर क्षेत्र, यहां पर बता देंगे भाबर क्षेत्र की विशेषताएं। तो क्या बताएंगे, मोटे कंकड़ से बना हुआ है, ठीक है, इसलिए नदियां अंदर चली जाती है, मोटे कंकड़ से बना हुआ नदियां अंदर चली जाती है ना। चूंकि मोटे पत्थर से बना हुआ तो यहाँ पर वनस्पति नहीं मिलती है और कृषि योग्य नहीं है, यह क्षेत्र कृषि योग्य नहीं, क्योंकि अब विशेषताएं मैं बता रहा हूं, ठीक, अब मैं विशेषताएं बता रहा हूं, समझिएगा, है ना। फिर तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र में क्या बताऊंगा, नदियां पुनः ऊपर आती हैं, अतः यह दलदली एवं अवसादों से घिरा हुआ क्षेत्र हो जाता है, ठीक है।
वनस्पतियां मिलती हैं जंगली घास से, क्योंकि यहाँ पर महीन और साध है तो उसमें वनस्पति मिल जाती है। फिर कुछ समस्याएं आप लास्ट में बता देंगे, फिर कंक्लूजन लिख देंगे कि भाव। आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे, फिर लिख सकते हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में विभिन्न भौतिक क्षेत्र हैं, अतः इनके नियोजन में, है ना, इन भौतिक क्षेत्रों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्मार्ट कंक्लूजन कि जब भी ज्योग्राफी में कोई रीजनल एनालिसिस का प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश को कह रहा है किसी रीजन में विभाजित करने के लिए, बुंदेलखंड को कह रहा है डिवीजन करने के लिए, है ना, उत्तर प्रदेश की ईस्ट और वेस्ट की समस्याओं के बारे में पूछ रहा है, ईस्ट वेस्ट गैप के बारे में पूछ रहा है, तो कंक्लूजन दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि मैं हमेशा रीजनल प्लानिंग पे आंसर लिखूंगा कि क्षेत्रीय नियोजन के माध्यम से इन क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा मेरा कंक्लूजन हो जाएगा हमेशा, या नियोजन करते समय इन क्षेत्रीय विशेषताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फैक्ट देख लेते हैं सीधे सीधे, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फैक्ट के लिए किताब आपसे शेयर कर ही दी गई है, नहीं भी शेयर की गई है तो अभी कर दी जाएगी। ये किताब हम लोग जरूर शेयर करेंगे। देखो मेरी बात समझना, स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बोल दिया था कि घटना चक्र मेनली शेयर होगी आपसे। ठीक है, मेनली घटना चक्र शेयर होगी, वो हम लोग कर रहे हैं। आप पहला वीडियो एक बार जाके देखिएगा। मैंने अपने वादे पे मैं बिल्कुल खरा उतरा हूं। 1 मिनट आप वेट करिए, थोड़ा सा पानी ले जाता। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर पूरा अब यहाँ पर बताया कि हाँ, फिर यही कि पश्चिमी क्षेत्र इतना चौड़ा है, याद कर लो, याद हो जाए तो बढ़िया है। क्योंकि यूपी देखो होता है ना कि यूपी पीसीएस में अगर आप यूपी स्पेशल वाले क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट कर देते हो तो आपके पूरे पेपर में अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर को कि भैया इसको यूपी की समझ ज्यादा है। तो एग्जामिनर भी कई बार ऐसे कोशिश में, ऐसा कहा गया कोशिश में रहते हैं कि यूपी और जो दिल्ली के लोग हैं उनमें भी उनमें भेदभाव किया जाए, यूपी वालों को प्रायोरिटी दिया जाए। तो उसको भाई नाम वाम तो आपको पता नहीं होता है, तो एकमात्र तरीका यही है कि वो ऐसे पहचान ले कि भैया किसको यूपी की बढ़िया नॉलेज है, तो मान लेगा कि यूपी का रहने वाला होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, मतलब यही लॉजिक है। जलोढ़ शंकु ये निर्मित है, तो ये विशेषताओं में आप पॉइंट लिखेंगे, है ना, ये विशेषताओं में लिखेंगे तराई क्षेत्र वाले, ये भी विशेषताओं में लिखेंगे और ये भी विशेषताओं में आप लिखेंगे। अब गंगा यमुना के मैदान से बहुत ज्यादा आप इसमें आप बहुत ज्यादा विशेषताएं नहीं बताएंगे, केवल यही बताएंगे कि ऊपरी, मध्य और पूर्वी मैदानों में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब ये सब यहाँ पे नहीं कि इस विस्तृत मैदान का निर्माण अभिनूतन और अति नूतन युग में, ठीक है, अवसादीकरण से हुआ है, ये सब नहीं यहाँ पे लिखना है। अवसादों से हुआ, ये सब नहीं। ये सब जब विशेषताएं पूछता, अगर पूछता कि गंगा के मैदान की विशेषताएं बताओ, तो आप उसको 3 डिवीजन दिखाते कि गंगा के मैदान 3 भागों में विभाजित है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी मैदान और गंगा का पूर्वी मैदान। आप ये दिखाते और फिर आप विशेषताएं बताते कि यहाँ पे अवसादीकरण हुआ है ना, और बेसिकली सेडिमेंटेशन से यह बना हुआ है। ठीक है, या मैदानी पर, अब मैं बता ही दे रहा हूँ विशेषता, बेसिकली एक बार हम लोग देख लेते हैं, ताकि क्या पता इस बार क्वेश्चन ऐसा ही जाए कि गंगा के मैदान की विशेषताएं बताओ। तो आप बताएंगे ना कि भाबर और तराई के दक्षिण में है, जबकि दक्षिण पठारी प्रदेश के उत्तर में यह भाग विद्यमान है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यह क्षेत्र गंगा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण के पठारी प्रदेश और उत्तर में भाबर तराई क्षेत्र के मध्य घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई वही बता देंगे कि वेस्ट से ईस्ट जाते समय घटती है, सिंपल से उसी तरह से आप इस बात को लिख देंगे यहाँ पर। तो समुद्र तट से ऊंचाई लगभग 300 मीटर, है ना, और आप यहाँ पर कुछ रीजन बताएंगे, यमुना पार आगरा और मथुरा के जिले, ठीक है, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप, है ना। तो 500 किलोमीटर लंबी इतनी चौड़ी पट्टी है, ये विस्तार तो आप जरूर बताएंगे ना। ठीक है, मध्य मैदान फिर बताया है, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मतलब रीड करना है बेसिकली, बरेली जिलों मिलता है। पूर्वी मैदान का विस्तार यहां तक है, पूरा बता दिया कि पूर्वी मैदान का विस्तार कहां पर है और दक्षिण मैदान का विस्तार कहां पर है। तो देखिए यही आंसर ही हो गया, क्योंकि उस प्रश्न में पूछा ना कि विभाजन करो, तो विभाजन करके आप सब कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं। तो जब विभाजन में आपने गंगा के मैदान बताया तो उसमें आप पूर्वी, मध्य और आप निचला, ठीक है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, यही है ना, नहीं क्या है डिवीजन। रुको, गंगा का मैदान, 1 मिनट, जो गंगा का मैदान है इसको आप किस डिवीजन में करते हैं, ये मानते हैं आप ऊपरी गंगा का मैदान, या आप मानते हैं मध्य, और इसको आप चाहे निचला चाहे पूर्वी गंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको निचला भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मुझे श्योर हूं
आप निचला गंगा का मैदान लिख सकते हैं, आप पूर्वी गंगा के मैदान में भी लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई यहाँ पर अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही है। अब यहाँ पर इसको बताया कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर जगह बता दिया है सारा। अब बता देंगे दक्षिण का पठारी प्रदेश। दक्षिण का पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो क्या है इसमें, है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग में रखिए कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग यहाँ पर सम्मिलित हैं दक्षिण के पठारी प्रदेश के अंदर। यह दक्कन के पठार का ही प्रसरण है, तभी लिखेंगे जब विशेषताएं पूछे। विशेषताएं नहीं पूछेगा तो केवल इतना बताना है कि दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत ये भूभाग आते हैं, इनकी सीमाएं ये है, वही बताया। और कुछ क्षेत्र कौन कौन से यहाँ पे जिले हैं, तो ललितपुर, झांसी, बांदा जिले बता देना आपको। तो ये देखो, उत्तरी सीमा यमुना नदी, दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत, पूर्व में केन, पश्चिम बेतवा नदी द्वारा इसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, झांसी, जालौन, हमोबा, माहौरपुर, वही बताया है। ठीक है, तो ये हो गया जब आपको विभाजन करना है। देखो, विभाजन में पहला पॉइंट ये लिखना है, ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखना है विभाजन में। मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूं आपसे। तो केवल जब विभाजन का प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश को इन चीजों में विभाजित करो, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका पहला पॉइंट होगा ये, ठीक है, कि यहां पर बुंदेलखंड बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के भाग सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसकी सीमाएं। तो इसको आप चाहिए तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे कि यमुना नदी उत्तरी सीमा, इस तरह से यमुना नदी, बीच में लिख दीजिएगा दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश। पट ये इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या इसका इसका इस मैप का एक स्केच, स्केच मैप, कि आप केवल स्केच मैप बना रहे हैं। आप ऐसे कि उत्तर में यमुना नदी, ठीक है, पूर्व में केन नदी, ठीक है, पश्चिम में बेतवा नदी, ठीक है, पश्चिम बेतवा नदी, और क्या है, दक्षिण में विंध्य पर्वत, दक्षिण में विंध्य पर्वत। तो आप ये बता सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली ये है दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी आप स्केच मैप के माध्यम से भी ये सीमाएं, क्योंकि मैंने कहा था पहले कि सीमाएं बतानी है, कुछ जिले बताने हैं, तो सीमाएं बता दी आपने, कुछ जिले बता दिए, झांसी, जालौन एक दो बता दिए, हमीरपुर, है ना, एक दो बता सकते हैं। अब इतना डिटेल नहीं कि प्रयागराज की मेजा और ये आती है, ये सब नहीं। ठीक, अब अगर मान लो विशेषताएं पूछते, मान लो इस बार क्वेश्चन, तो अब देखो इसके माध्यम से हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए, समझना, ठीक है, कि यूपी स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं। तो इस बार पूछा था गंगा यमुना में, आपसे पूछा था भाबर तराई क्षेत्र की विशेषताएं, हमने गंगा यमुना की विशेषताएं देख ली, हमने ये जो अभी दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश है इसकी विशेषताएं देख ली, भाबर तराई की तो देख ली। तो जब विशेषताएं पूछेगा तो ये लिखेंगे। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, यह क्या लिखा है वो, दक्कन पठार, हाँ, तो यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। तो पहली विशेषता आपकी ये हो जाएगी अगर यहां पर यह प्रश्न पूछ देता है। फिर दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा, इसका जो बुंदेलखंड क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना बुंदेलखंड और बघेलखंड दो रीजन है मेनली, तो बुंदेलखंड का निर्माण किससे हुआ है, विंध्य काल की प्राचीनतम निच चट्टानों द्वारा, जबकि निम्न प्रदेशों में यह निक्षेपित मिट्टी द्वारा हुआ है। ठीक है, तो बुंदेलखंड जो है, आप देखोगे बुंदेलखंड, ठीक है, जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, यहां पर दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहां पर निच चट्टाने, जो विंध्य की निच चट्टाने है उससे बनी है, जबकि निम्न प्रदेशों में यह किससे बनी है, यह निक्षेपित मिट्टी से। तो बेसिकली जो विंध्य की निक्षेपण से मिट्टी है उससे, और हिमालय की निक्षेपण मिट्टी से, तो दोनों तरफ से आने वाली मिट्टियों से यह बनी हुई है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का रीजन, ठीक है, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। फिर वर्षा या जलवायु के बारे में बता देंगे, पूरे क्षेत्र में वर्षा कम होती है जिससे वनस्पतियां छोटी होती हैं क्योंकि उनका विकास नहीं हो पाता है। कुछ फसल आपने बता दिया तो आपका विशेषताएं हो गई। ठीक है, ये चाहे तो ये आप इसको भी देख सकते हैं, जो भौतिक विभाजन है, आप चाहिए तो उसमें ये चीज भी लिख के आ सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज भी आप इसको लिख के आ सकते हैं, भौतिक विभाजन है, भाबर तराई क्षेत्र, भाबर, ये है बुंदेलखंड दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भौतिक विशेषताएं ये अब आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो वही देखो पूरा उसी बात को बताया, बड़े बड़े बोल्डर कंकड़ पत्थर से हुआ है ना, इसको बताया है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं जलवायु। अब जलवायु वाले में एक प्रश्न हम लोग केवल करेंगे, देखो जलवायु क्या होती है, कैसे होती है, ये सब पता होगा आप लोग को, मैं पहले से मान के चला हूं। यहां पर हम लोग का जो मेजर फोकस है, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में, वो आ सकता है उत्तर प्रदेश को विभिन्न जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेशों में। ठीक है, मैंने जो आंसर लिखा मैं पहले उसको अपलोड दिखाता हूँ। मृदा का तो अभी क्वेश्चन आने वाला है, ये मृदा वाला भी आपको क्वेश्चन प्रॉपर कराएंगे सही से। ठीक, ये सब मुझे जहां तक लग रहा है कि ये आपका आएगा प्रश्न। ठीक है,
क्योंकि प्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। प्री में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो मुझे उम्मीद है कि मेंस में भी कहीं ना पूछते, तो मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो मेंस में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पर नहीं समझ आए मैं तो कहूंगा नोट डाउन कर लो। इतना समय है, अगर आप वीडियो, अगर आप एक्टिव होकर सुन रहे हैं, इतने समय मैं डिस्कशन करता हूं कि आप प्रॉपर पॉइंट्स को शॉर्ट में लिख के अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं इन वीडियोस के माध्यम से, है ना। प्रॉपर आपको समय दिया जाता है, कोई जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं की जाती है। हम लोगों ने लगभग सिलेबस बहुत सही से कंप्लीट किया है। तो इंट्रोडक्शन, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, मान लो एक बात समझो, ये तो क्वेश्चन है एक, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। मान लो एक बार क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश की जलवायु पर चर्चा करें, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश की जलवायु पर चर्चा करें, तो आप क्या लिखोगे। मान लो एक, चलो ये तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हो गया, तो ये तो मान लो मैं अभी आपसे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ये तो मान लो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, लेकिन भाई मान लो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, एग्रो हटा दिया, बोला उत्तर प्रदेश के जलवायु पर चर्चा करें। तो जब आप जलवायु पर चर्चा करेंगे तो क्या चर्चा करेंगे, कितनी जल है कितनी वायु है, यही तो जल का मतलब कि भैया वर्षा कहां पर ज्यादा हो रही है, वर्षा कहां पर कम हो रही है, या किस क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है कि उपोष्ण में आता है कि समशीतोष्ण में आता है, कहां पर आता है। जलवायु में यही सब तो बताएंगे, किस भाग में वर्षा कम है, किस भाग में वर्षा ज्यादा है, किस भाग में तापमान ज्यादा है, किस भाग में तापमान कम है। यही बात आप वहां पे लिखेंगे, जलवायु में चर्चा करने को बोल रहा है। तो यहां पर भी आप बेसिकली यही बात तो डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग। तो यहीं के पॉइंट्स आप चाहें तो वहां पर लिख सकते हैं आराम से कि मध्य भाग में या शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। जैसे अभी हम लोग देखा था, अभी जब यूपी का हम लोग मैप देखे थे, ठीक है, यूपी का हम लोग, ये मैं मान ले रहा हूँ यूपी हमारा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखे थे ना, एक छोटा सा अर्धशुष्क क्षेत्र है। तो अर्धशुष्क क्षेत्र का क्या मतलब हुआ कि भैया यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है, शुष्क है, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहां पर मैंने मैप बनाया था स्टार्टिंग में, याद है कि यहां पर वर्षा सबसे ज्यादा, यहां पर वर्षा होती है, गोरखपुर का क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इसको क्या दिखाएंगे, ऊपर से नीचे वर्षा बढ़ती हुई, यही तो दिखाएंगे, और इधर से इधर वर्षा बढ़ती हुई। ठीक है, यही तो दिखाएंगे कि वर्षा बढ़ती हुई, है ना। नीचे से ऊपर तापमान बढ़ता हुआ, ठीक है, यही तो दिखाएंगे। सॉरी, ऊपर से नीचे तापमान बढ़ता हुआ, बेसिकली उष्ण कटिबंध है ना, ये वाला रीजन बेसिकली उष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो जितना हम नीचे आएंगे तो तापमान बढ़ता हुआ दिखाएंगे। और जलवायु पूछेगा, ठीक है, तो जलवायु में आप क्या करेंगे, भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु मानसूनी है, भारत की जलवायु में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु ये मिलती है ना, वही लिखेंगे यहाँ पर भी, एकदम सिंपल जैसा। तो आपको क्या लिखना है पॉइंट, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मेनली 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, मुख्यतः 3 मौसम मिलते हैं यहाँ पर। ग्रीष्म ऋतु, इसके बारे में चर्चा कर देंगे। वर्षा ऋतु की मानसून का काल है, जून से लेकर सितंबर तक खूब भारी वर्षा होती है। और शीत ऋतु, इसका शीत पड़ती है, अखंड ठंड पड़ती है, माथा खराब हो जाता है, इतनी ठंडी पड़ती है। यही तो हो गई जलवायु। आपने मैप में वर्षा दिखा दिया, मैप में ये दिखा दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। और कंक्लूजन लिख देंगे कि जलवायु आधार पर उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और मतलब कृषि उत्पादकता और जलवायु के मध्य संबंधों को देखते हुए, और इसी आधार पर रीजनल प्लानिंग करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, तो आपका ये कंक्लूजन हो जाएगा। तो मैं इसीलिए इसको बेसिक क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप आराम से मैनेज कर लोगे, सही से लिख लोगे। अब तो डिस्कशन भी लगभग हो गया, लगभग डिस्कशन भी हो गया, अभी मैं दिखाई दूंगा ताकि आपके मन में देखो भ्रम न रहे, तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं इस क्वेश्चन को भी अभी जो इनमें पॉइंट दिए हुए हैं घटना चक्र में, मैं एक बार शो कर दूंगा, ताकि आप ये दावा ना कर सको कि सर आपने ये डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन मुझे ज्यादातर जो चांस लग रहा है ये वाला प्रश्न आने का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। अब यहां पर आते हैं हमारे भैया, हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं। एक तो था इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, और फिर है कंक्लूजन। 3 पार्ट है बेसिकली प्रश्न के। तो यहां पर सीधे इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो देखो, जब भी कोई प्रश्न आए आपके सामने और उस प्रश्न का कोई ऐसा एक कीवर्ड हो जो डिफाइन करना आवश्यक हो, जो एक आम आदमी को समझ में ना आता हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन पे क्वेश्चन आता है कि ब्लॉकचेन का सामाजिक प्रभाव बताएं। मान लो क्वेश्चन आता है कि ब्लॉकचेन का सामाजिक प्रभाव बताएं, क्रिप्टो करेंसी का सामाजिक प्रभाव बताएं, तो आप अपने उत्तर में इंट्रोडक्शन हमेशा एक कीवर्ड डिफाइन करके बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित एक तकनीक है,
ये आपका इंट्रोडक्शन होगा, समझ रहे? तो आप इस बात को समझिए कि इंट्रोडक्शन यहां पर कृषि जलवायु प्रदेश आम आदमी को नहीं समझ में आता समानता, तो इंट्रोडक्शन में आप कृषि जलवायु प्रदेश को डिफाइन कर देंगे। तो क्या लिखा, एक विशिष्ट जलवायु के संदर्भ में वह भूमि की इकाई, अ यूनिट ऑफ लैंड, है ना, इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक क्लाइमेट, जो निश्चित फसलों की कृषि हेतु उपयुक्त है, ठीक है, विच इज क्या गुड, उपयुक्त मतलब, अब यहां पे मेरी इंग्लिश थोड़ी फेल हो गई, है ना, फॉर सम स्पेसिफिक क्रॉप्स, है ना, विच इज गुड, मान लो अभी यहाँ पे उपयुक्त का मतलब गुड मान लो अच्छा है, कृषि जलवायु क्षेत्र कहलाता है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कहलाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। इंट्रोडक्शन ऑफ सीधे सीधे टू द पॉइंट, एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र क्या है ये बताएंगे टू द पॉइंट, क्योंकि इस प्रश्न में एक ऐसा कीवर्ड है जो हमें सामान्य नागरिक को समझ में नहीं आता है। तो इंट्रोडक्शन आप ये बताएंगे कि विशिष्ट जलवायु संदर्भ, मान लो जलवायु जैसे उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें हो रही हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र की मृदा, है ना, उस क्षेत्र में बाकी ऐसे संसाधन उपलब्ध है जो एक स्पेसिफिक फसल को यहां पर उगाते हैं। तो जलवायु, मृदा, मानव संसाधन, ये सब ध्यान रखते हुए हम किसी क्षेत्र को एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, निश्चित फसलें, यानी बेसिकली जलवायु और फसलों के कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जलवायु देख रहे हैं और फसल देख रहे हैं, ठीक है, जलवायु और फसल देख रहे हैं। अब समझो, तो इंट्रोडक्शन से आपको समझ आया कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन क्या होते हैं, जहां पर हम एक जलवायु और फसल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है, संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। प्रश्न यही पूछ ना, इसी चीज की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करनी है। 125 शब्दों में मान लो ये प्रश्न लिखना है आपको, मान लिया 125 शब्द में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे इसका आंसर? तो मैंने अभी कहा कृषि जलवायु क्षेत्र का क्या मतलब है, फसलें प्लस जलवायु। तो जितनी रीजन में आप डिवाइड करोगे वहां पे दो चीज जरूर लिखोगे, फसल, कौन सी फसल बोई जाती है, और जलवायु क्या है, ठीक है, ये दो चीजें। अब जलवायु में क्या बताओगे, आप बताओगे तापमान और वर्षा, ये बताओगे, और चाहो तो उसमें मृदा ऐड कर सकते हो कि उस क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, क्योंकि देखो कोई भी फसल जलवायु पर ही निर्भर नहीं करती है, कोई भी फसल निर्भर करती है वहां की मृदा पर भी, कि जलवायु ऐसी है और मृदा ऐसी है, अतः यह फसल होगी, ठीक। तो आप इन चीजों को कॉम्बिनेशन करके अपने आंसर में लिखोगे टू द पॉइंट। तो मैंने क्या कहा, मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि कारकों पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। चित्र देखें, तो मैंने एग्जामिनर्स का भी यह चित्र देख लो, नीचे मैंने दिखा दिया कि किन किन आधारों पर, मृदा प्रकार, कौन सी मृदा है, वर्षा, तापमान, जल की उपलब्धता और मानव संसाधन। तो मैंने बोला कि ये भैया 4-5 चीजें हैं, इस आधार पर, इन 4-5 चीजों के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। तो जब मैं संक्षिप्त रूपरेखा बताऊंगा, इन्हीं 4-5 चीजों पर अपने बिंदुओं को लिख दूंगा, मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने वो चीज इंट्रोडक्शन में ही बता दी, ठीक है। तो ये 9 है, इसको आपको दिमाग में रखना है भाई, जैसे मन करे तैसे रखो, इसका क्या कर सकते हैं, इसका कोई उपाय ही नहीं है, इसका यही उपाय है कि रटो, है ना। और मेरे हिसाब से आपको याद रहे तो बढ़िया है, क्योंकि अगर ये प्रश्न आ गया और आपने सही से इसका आंसर लिख दिया तो एग्जाम में आपके नंबर बोनस मिलने तय है, ठीक है। 2022-2023 में आप लोग एग्जाम दे रहे हो तब तो और ज्यादा चांस है, ठीक है, तब तो और ज्यादा चांस है, क्योंकि देखो जो लोग 2022 से इसमें एग्जाम दे रहे हैं ना, ये प्रश्न और आ सकता है, क्योंकि अभी तो एक बार बेसिक क्वेश्चन बचा भी है यूपीपीसीएस के बाद, कि अभी वो जलवायु के बारे में आज तक उसने प्रश्न नहीं पूछा भाई, 3 ही साल तो हुए स्टार्ट हुए यूपीपीसीएस, तो अभी जलवायु के बारे में प्रश्न नहीं पूछा, तो पहले जलवायु पूछेगा, अगली बार कृषि जलवायु पूछेगा। तो 22-23 वाले ज्यादा खतरे में, 21 वाले फिर भी नहीं याद कर पाए तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं तब भी सजेस्ट करूंगा कि याद कर लो। तो एक रीजन है तराई, पहला रीजन तराई क्षेत्र, है ना, कच्चा बादाम गाना याद करने से बढ़िया और दिन भर रील्स देखने से बढ़िया यही याद कर लो। मतलब आजकल मैं जब इंस्टाग्राम खोलता हूं तो कच्चा बादाम एक तो रील दिखता रहता है ना, यूट्यूब खोलो तो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, ऐसा लगता है कपड़ा दर्ज करा दिया, एक तो हमेशा कुछ ना कुछ एक तो वायरल होता रहता है 1 मिनट का, और हमारी दुनिया तबाह कर दी है यूट्यूब फेसबुक। बढ़िया हुआ रसिया ने बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए, नागरिक चैन से सोएंगे। तो पहला हो गया तराई क्षेत्र, ठीक है, ये आप डिस्कशन करोगे, पहला तराई क्षेत्र हो गया। दूसरा हो गया पश्चिमी मैदान, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा, अब क्योंकि यहाँ पर सब लिख पाना संभव नहीं था, तो जब मैं ये मैप बना रहा था मुझे समझ में आया कि मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, सीधे सीधे यहाँ पे नंबरिंग कर दी, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, और उन्हीं नंबर्स का मतलब क्या है बगल में दिखा दिया। तो देखो मैप बनाने का तरीका देखो, पहले तराई क्षेत्र मैंने लिख दिया,
मैंने पश्चिमी मैदान यहां पर लिख दिया। दो चीज मुझे लग रहा था कि यार ये अट जाएगी, अब मुझे लगा मान लो तीसरा लिखना, तीसरा क्या है, मध्य पश्चिमी मैदान, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखता, मध्य प म ये लिखता, और क्या लिख पाता, अब वो समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा फिर एग्जामिनर को इरिटेशन होता। मैंने क्या किया, नंबरिंग यहाँ पे कर दी, बगल में दिखा दिया। तो ये रीजन है मध्य पश्चिमी मैदान। चौथा रीजन अर्ध शुष्क दक्षिणी पश्चिमी मैदान, ये है अर्ध शुष्क दक्षिणी पश्चिमी मैदान। अभी हम लोग देखा था एक कोने में अर्ध शुष्क क्षेत्र था, तो ये अर्ध शुष्क दक्षिणी पश्चिमी मैदान। पांचवा है बुंदेलखंड रीजन, ये है आपका बुंदेलखंड रीजन। छठवा है मध्य मैदान, ये आपका हो गया मध्य मैदान। सतवां है उत्तर पूर्वी मैदान, तो कहां पे आएगा भाई, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। फिर आठवां है पूर्वी मैदान, जो कि पूर्व में आएगा, सीधी बात है। और नौवां है विंध्य क्षेत्र, तो ये आपका विंध्य क्षेत्र। इस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पाओगे, है ना। इसी मैप पे मैंने वर्षा का वितरण यहाँ पर दिखा दिया है। तो मैंने एक चीज और जो ऐड कर दी, वो क्या दिखा, देखो यार इधर से जाने पे इधर वर्षा बढ़ रही है, इधर से जाने पे इधर वर्षा बढ़ रही है, ठीक है, मैंने इसी क्षेत्र में यहाँ पर दिखा दिया। तापमान का भी चाहे तो आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर या तो आप देखो, अब यहाँ पर या तो मैं ये करता, एग्जाम में 125 शब्द का प्रश्न आया तो मैं बार बार वापिस इन्हीं का नाम लिखता, फिर लिखता यहाँ पर वर्षा इतनी है, यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ पर तापमान ऐसा है, बार बार वर्षा और तापमान लिख लिख के एग्जामिनर को इरिटेट कराता। एक ऑप्शन मेरे पास ये है ना, मेरे पास समझिएगा। ध्रुव बैच के माध्यम से हम लोग का उद्देश्य ये भी है कि जो लोग 2022-23 में एग्जाम दे रहे हैं, 21-22 में दे रहे हैं, भैया स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पास एग्जाम में जो शब्द होते हैं, जो आप लिखते हो, वो आपके लिए एक रिसोर्स का काम करते हैं। तो जो आप स्ट्रक्चरिंग करते हो, अगर आपने प्रश्न देख के अपनी स्ट्रक्चरिंग समझ ली, तो आपके लिए बड़ा मैटर कर जाता है कि आप शब्द के अंदर अपने आंसर लिख पाओगे, स्ट्रक्चरिंग अगर सही हो गई। तो मान लो आपने पहली हेडिंग डाली होती है अगर पश्चिमी मैदान, मान लो मैं यही लिखता, क्योंकि बोला ना संक्षिप्त रूपरेखा दे, तो मैं पहली हेडिंग डालता पश्चिमी मैदान संक्षिप्त रूपरेखा। अब मैं लिखता यहां पर तापमान अधिक, या फिर जो भी 30 से 35 डिग्री पाई जाती है, वर्षा सामान्यतः 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और इस क्षेत्र में हरित क्रांति का क्षेत्र है और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मान लो मैं ये लिखता, ठीक है, ये लिखता, फिर अगला हेडिंग डालता तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में लिखता यह क्षेत्र यहां से यहां तक फैला हुआ है, जिसमें पूर्व से जाने पर पश्चिम में वर्षा बढ़ती है, सॉरी पश्चिम से पूर्व जाने पर वर्षा बढ़ती है, वर्षा इतनी सेंटीमीटर है, तापमान ऐसा है। बार बार आप देख रहे हो, पहले हेडिंग में भी वर्षा तापमान रिपीट हुआ, दूसरे हेडिंग में वर्षा तापमान रिपीट हुआ, मृदा भी रिपीट होगी बार बार, और हर हेडिंग्स में यही चीज बार बार बढ़ती जाएगी। तो उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, टेबल बना दिया। मैंने टेबल क्या बनाया, कृषि जलवायु प्रदेश का नाम, यहां पर सीधे, अच्छा जब आप हेडिंग डालते हर अलग अलग, तो क्या लिखते, पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश, ऐसे लिखते। तो मैंने एक हेडिंग डाली कृषि जलवायु प्रदेश, दूसरा यहाँ पे औसत वर्षा कितनी है, मृदा कैसी है, जलवायु कैसा है, सिंपल हो गया, यही तो लिखना था, जलवायु, मृदा, औसत वर्षा, जलवायु क्षेत्र का नाम। तो तराई क्षेत्र 140 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा होती है, दोमट और मटियार दोमट यहाँ पर मृदा है, मैंने ये बात बता दी, है ना। अभी अभी याद करो, ये याद करना भी पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम लोग मृदा का प्रश्न देखेंगे, तो अभी घबराना नहीं है, इसके बाद हम लोग मृदा का प्रश्न देखेंगे, अभी तो इतना याद करो, मतलब मजबूरी है, ठीक है। तो मैंने बताया तराई क्षेत्र है कृषि जलवायु प्रदेश, पहला नंबर तराई क्षेत्र, 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा है, दोमट और मटियार दोमट का क्षेत्र है, जलवायु उपोष्ण है। तो मैंने पहला पॉइंट ये लिख दिया, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, तो वेस्टर्न प्लेन रीजन, यहाँ पे औसत वर्षा कितनी है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। दोमट मटियार दोमट, भाई सीधी बात है, उसके बगल में ही तो है, आप देखो तराई क्षेत्र ऊपर है, लॉजिक भी समझते रहो, तराई क्षेत्र ऊपर है, ये तराई क्षेत्र था, इसके बगल में ही पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आया, तो लगभग सिमिलर ही तो होगा, तो मृदा सिमिलर होगी, तो दोमट तथा मटियार दोमट, थोड़ा सा अलग क्या हुई, बलुई एक एक्स्ट्रा हो गई, और ये भी उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र में है, ठीक है, उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र में, क्योंकि संक्षिप्त रूपरेखा देनी थी तो उतना हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते। फिर मध्य पश्चिम मैदानी क्षेत्र, उसके बारे में बता दिया, वर्षा पश्चिमी मैदान के समान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं क्या एक काम करूंगा, आप लोग भाई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, मैं काम करूंगा, मैं इसको शेयर ही करवा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। लेकिन बात ये पता है क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं अगर हम्बल बनने की कोशिश करता हूं, तो कुछ लोग हैं वो जबरदस्ती चढ़ने लगता है, हम कहेंगे सर इसको इंग्लिश में प्रोवाइड कीजिए। अब मैं कहां से इसको इंग्लिश में प्रोवाइड करूं भाई, आप देख रहे हो कि मेरी इंग्लिश कैसी है, और ये बात हम लोग कह भी नहीं पाते भाई, इंग्लिश हम लोग जितना कर पाते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो शेयर कर दूंगा मैं, है ना। फिर दक्षिण पश्चिमी, मतलब साउथ वेस्टर्न
सेमी शुष्क क्या हो जाएगा, ड्राई रीजन। तो सेमी ड्राई रीजन क्या है, 65 सेंटीमीटर वर्षा, वर्षा घट रही है, वही बता दिया जो ऊपर में पता था, वर्षा घट रही है, बलुई मृदा, अर्धशुष्क क्षेत्र। तो मार, काबड़, राकड़ ये मृदाएं दिख रही है आपको। तो ये बेसिकली बिंदु क्षेत्र सबके बारे में मैंने यहीं पर बता दिया। फिर मैंने कंक्लूजन क्या लिखा, इस प्रकार कृषि क्षेत्र में पर्याप्त भिन्नता उत्तर प्रदेश में सस्यन प्रतिरूप मतलब क्रॉप पैटर्न, शस्य घनत्व यानी क्रॉप डेंसिटी आदि के साथ साथ रहन सहन एवं आजीविका को भी प्रभावित करती है तथा प्रादेशिक नियोजन में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि देखो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन क्या है, न केवल क्रॉप पैटर्न, क्रॉप डेंसिटी इसको तो प्रभावित करती है भाई एग्रो क्लाइमेटिक। जहां पे वर्षा ज्यादा हो रही है तो वहां पर सीधी बात है आप गेहूं गन्ना ये फसल बोगे, चावल बोगे। जहां पे वर्षा कम हो रही है तो वहां पे सीधी बात है आप ज्वार बाजरा मक्के की कृषि करोगे है ना, ये करोगे। ठीक है, तो एग्री अब जहां पे वर्षा ज्यादा होगी वहां पे क्रॉप डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे वर्षा कम है वहां पे क्रॉप डेंसिटी कम होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन साथ में भी ऐड किया न केवल ये बल्कि इसके साथ साथ रहन सहन एवं अन्य चीजों को भी, आजीविका को भी प्रभावित करती है। और इसीलिए क्या करना चाहिए, प्रादेशिक नियोजन में इस जलवायु रीजन का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज जो आपको यहाँ पर टेबल में और ऐड कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको क्रॉप के बारे में भी लिखना चाहिए। तो एक टेबल और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है क्रॉप के बारे में कि कौन कौन से क्रॉप्स कहां पे बोए जाते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट और देखिए एकदम संक्षिप्त सीमा के अंदर आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी है। थोड़ा सा इसको देखिए, मैं जो जलवायु वाला है उत्तर प्रदेश की जलवायु उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु का विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भैया है ना, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, यहाँ की जलवायु गर्म है। तराई क्षेत्र में जहां नमी पाई जाती है, दक्षिण पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी का अभाव रहता है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करिए, सीधे सीधे यहां से स्टार्ट करिए, इंट्रोडक्शन आपका ये पॉइंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। ठीक है, यहां से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि डिस्क्राइब है ना क्लाइमेट ऑफ यूपी या डिस्कस क्लाइमेट ऑफ यूपी, तो आप इसी बात को इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे कि क्या है, उष्ण ट्रॉपिकल मानसून टाइप की जलवायु है। तराई क्षेत्रों में नमी लिए रहती है जबकि दक्षिण पठारी क्षेत्रों में नमी नहीं रहती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, साधारण आर्द्र एवं मध्य प्रदेश, है ना। मेनली आपको यहां पर फिर डिस्कशन आगे कर देना है इसके बारे में कि आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में तराई क्षेत्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, मतलब ये 2 क्षेत्र तराई रीजन और ईस्टर्न यूपी आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में है, जबकि साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है। मेनली 3 ऋतुएं पाई जाती हैं और उनके बारे में आप डिस्कशन कर देंगे। ये मैंने आपसे बताया था कि 3 ऋतुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी, ठीक है, तापमान कितना है रेंज वो बता देंगे। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, तापमान का रेंज 36 से 39, 21 से लेके 36 तक होता है। फिर बुंदेलखंड रीजन जहां पे सर्वाधिक तापमान पाया जाता है वो बता देंगे। बरेली में सबसे कम गर्मी। और लू, ये जरूर लिखेंगे आप, ये लू जो है ये आप जरूर लिखेंगे। तो अगर जलवायु का डिस्कशन करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में शुष्क एवं गर्म पछुआ पवनें चलती हैं जिसे लू कहा जाता है, ये डिस्कशन करेंगे। फिर वर्षा ऋतु बेसिकली जून से लेकर सितंबर तक, तो ये या अक्टूबर तक, ये बात आप डिस्कशन कर देंगे। मैंने वही कहा कि भारत के बारे में पता है तो यूपी के बारे में आप आराम से बता देंगे। यूपी का मैप बना दीजिएगा, वहां पे कुछ रीजन दिखा दीजिएगा और वहां पर वर्षा बढ़ रही है, वर्षा घट रही है, तापमान बढ़ रहा है, तापमान घट रहा है, ये जरूर दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चौथा क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मृदा के बारे में देख लेंगे, संसाधन और सिंचाई, ये 3 चीज कंप्लीट करके हम ये क्लास खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।